हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बेट टेट 2023 से संबंधित। ये होगा इसका चौथा क्लास, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। खासकर इसमें हम भारत का भूगोल देखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व के भूगोल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो तीन जो है अध्ययन सामग्री हो चुका है, इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है और संविधान है, वो भी देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो भारत का भौतिक भूगोल, अगर हम भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत जो आया उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो भारतीय स्थल पिंड जो है ये किसका है? ये गोंडवाना लैंड का जो है ये भाग है, ठीक है। ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आंसर इसका जो है गोंडवाना लैंड हो जाएगा। भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड में क्या क्या आते हैं? तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जो है जुड़े थे। सब ये अलग अलग विभाजित होकर अलग अलग जो है देश और बन गए हैं, ठीक है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर हिमालय की श्रेणियाँ मिल जाती हैं आपको। और दूसरा है फिर विशाल मैदान, जो बीच में इसके बाद विशाल मैदान आता है। फिर तीसरा आता है पर्याय द्वीपीय पठार, यानी कि ये बीच का पर्याय द्वीपीय पठार हो जाता है। और तट एवं द्वीप आ जाते हैं, जो तट इधर हो जाते हैं, ठीक है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसके बाद बहुत सारी द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके से। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है भारत को विभाजित किया जाता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। नदियां तथा नदियों की घाटी की बात करें तो हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। यानी कि ये पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण कौन सी नदियाँ? तो हिमालय की नदियाँ आती हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हिमालय की नदियाँ किस प्रकार का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण होती हैं। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम स्रोत की बात करेंगे तो ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है और ये टिहरी स्थान पर भागीरथी में, भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर जो है मिलती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर जो है गंगा नदी का रूप धारण करती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का ही संयुक्त रूप जो होता है वो जो है आगे चलकर गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार और मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसे यहाँ पर जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? गंगा नदी को। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है और पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। तो इस तरीके से नदियाँ हो गई। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा नदी, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और यमुना नदियाँ आती हैं। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना और सोन है, ठीक है। तो यमुना और सोन है जो दाएं किनारे से मिलते हैं, ये याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर में फर्रुखाबाद है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, ये सभी जो है गंगा के किनारे बड़े बसे हुए शहर हैं, ठीक है। कानपुर जो है गंगा नदी के दाएं किनारे बसा हुआ है और वाराणसी जो है गंगा नदी के जो है बाएं किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ चोटी के पास से उद्गमित होती है और केन, बेतवा और चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदियाँ 3 नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और संधि नदियों का स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जयमौली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग और संकोच है, ठीक है। इसमें दिहांग, धनसिरी, सुबनसिरी और कामेंग और तीस्ता, ये सभी नदियाँ याद रखिएगा, सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको हम सांगपो या सापू नाम से जाना जाता है, ठीक है, सांगपो या सापू। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असम में जो है ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नाम से और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो नदी का नाम है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या फिर राक्षस ताल कहा जाता है, वहाँ से इसका जो उद्गमित होती है सतलज नदी, ठीक है।
भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, माही है आदि जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी कि जो पूर्व की ओर अपनी नदियाँ बहती हैं, गिरती हैं, वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से दोनों याद रखिएगा। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक दामोदर नदी मानी जाती है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर जो है रह गई है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम की बात करें तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई नदी आती हैं। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी जो है भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, इसलिए कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगू जिले में स्थित है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है और कटिहार यानी बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। श्योक नदी जो है काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं। सतलज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसके निकट से भारत में प्रवेश करती है। कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर जो है स्थित है और चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करेंगे तो वह है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम जलप्रपात है। और चित्रकूट जो है जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जानते हैं। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के समीप सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। चिलिका झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लेगून झील है। फुलार झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में चंदगू झील और हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। ठीक है, झीलों के नाम याद रखिएगा। अब कुछ नदियों की लंबाइयों की बात करेंगे तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत में है। ठीक है, गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है गंगा की, जिसका उद्गम कहाँ पर है? मैदानी भाग में होता है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत अमरकंटक मैकाल पर्वत से होता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी होती है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र जो है गोदावरी का ही है। हुंड्रू प्रपात जो है सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर स्थित है। लूनी जो है भूमि बंधित नदी है, यानी भूमि से ही निकलती है और इसी में जो है समा जाती है। अब कुछ जो है इसमें अगर हम बात करें तो घग्घर जो है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। तट पर बसे शहर और नदियों के नाम जान लीजिए। गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। जबलपुर मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी किनारे है। सूरत गुजरात में ताप्ती नदी किनारे। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी किनारे। हैदराबाद तेलंगाना में ये मूसी नदी किनारे। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे। लुधियाना पंजाब में जो है ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। आगरा यमुना नदी किनारे और कटक ओडिशा में पड़ता है महानदी किनारे। नदी जोड़ने का पहली बार विचार जो है सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। ठीक है, पहली बार नदी जोड़ने का विचार विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया था। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में राष्ट्र को समर्पित हुआ था। यह हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो हरके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है।
विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान शामिल है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुडुचेरी आते हैं। ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 4800 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है। इसका लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। बरगी, ओंकारेश्वर या इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। चुका बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई हुई है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी, सतलज से जल प्रवाहित करती है। ठीक है। परमाणु केंद्र देख लीजिए कहाँ पर है, तो कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावत भाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में है। और ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी में से संबंधित है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। अब भूजल संसाधन के बारे में बात करेंगे तो 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन है? नलकूप है। ठीक है। नलकूप का कुल सिंचाई लगभग 46.22% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि का परसेंटेज 62.82% आती है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66% आता है। तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.5% आता है। 2015-16 में देश की सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय और राजस्थान का तृतीय नंबर आता है। 2015-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस 2019 के अनुसार 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद से देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, 8048.86 मीटर। ठीक है। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत क्षेत्र आता है। बृहत हिमालय, हिमाद्री या फिर महान हिमालय इसको कहते हैं। लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहते हैं। बाह्य या उप हिमालय, इसको शिवालिक की श्रेणियाँ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी आती है। ठीक है। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे इस तरीके से तो सबसे दक्षिणी श्रेणी आएगी वो क्या हो जाएगी? शिवालिक श्रेणी आएगी। भारत में सबसे नवीन श्रेणी भी शिवालिक श्रेणी है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद दक्षिण से और उत्तर की ओर जाएंगे। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं तो क्रमशः शिवालिक पड़ेगा, फिर इसके बाद धौलाधर, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम आता है। तो इस तरीके से दक्षिण से उत्तर का क्रम बनता है। ठीक है। अरावली श्रेणी की बात करेंगे तो गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है और राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, फिर इसके बाद बीच में हरियाणा, फिर दिल्ली आता है। तो इस तरीके से अरावली श्रेणी की लंबाई और कितनी है? 800 किलोमीटर। अरावली श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणी भारत में नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। सतपुड़ा श्रेणियों की बात करें तो दक्कन का पठार का भाग होती है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्यों में आता है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमिड़ी के निकट धूपगढ़ में मिलती है, जो कि 1350 मीटर आता है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। ठीक है। नीचे की पोर्शन की अब बात हो रहा है। नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। ठीक है। ये विस्तृत हुआ है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेट्टा, 2637 मीटर है।
जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। ठीक है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। केरल में सह्याद्री को जो है सह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। कार्डामम की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कार्डामम पहाड़ियों पर इलायची की खेती के व्यापक पैमाने पर किया जाता है। सेवराय की पहाड़ियों में जो है तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड जो है सेवराय पहाड़ियों पर स्थित है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर पर्वत के भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। मरखा घाटी जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित है, वहाँ की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी। ठीक है, लद्दाख की, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दिया गया है पर्वत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर है माउंट गार्डविन ऑस्टिन या फिर K2 जिसको कहते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। समुद्र तल से K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि कंचनजंगा व नंगा पर्वत के बाद आता है। ठीक है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर ऊंचाई है। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। लेह और श्रीनगर के बीच जो है कौन सा दर्रा है? तो जो जिला दर्रा आता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा से मंडी से लेह जाने का मार्ग है। यांग याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं किस राज्य में स्थित है, इसको जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। जैसे कि रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। नाथुल्ला कहाँ पर है? ये सिक्किम में। ठीक है। पूर्वांचल क्षेत्रों में दर्रा को ला कहा जाता है। नीतला यानी नीत दर्रा उत्तराखंड में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। भूमला अरुणाचल प्रदेश में। माना ये उत्तराखंड में है। जेलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भोरघाट महाराष्ट्र। पालघाट केरल। जो जिला लद्दाख और डाफला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक स्थित है जाता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो माउंट एबी अरावली पहाड़ियों में स्थिति है। कोडाईकनाल कहाँ? पलनी की पहाड़ियों पर था। उटकमंड यानी ऊटी ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में आता है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। ठीक है। जैसे देहरादून, तो ये दून जो है जो संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं उनको दून कहते हैं। अगला है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत में पैलियोजिक युग से निर्मित हुए हैं। भारत की तटरेखा जो है 7516 किलोमीटर लंबी है। भारत की अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है। भारत में 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। अब मरुस्थल शुष्क क्षेत्रों से देखेंगे तो थार का मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्व पाकिस्तान में फैला हुआ है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी थार ही है। इसके बाद अब वन से संबंधित चीज़ें जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जल उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ी वन भारत में जो है सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। सिनकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तारपिन का तेल जो है बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। भारत में सुंदरवन जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए है और इसमें अगर हम बात करें तो भोजपत्र जो है, भोजपत्र क्या है? वृक्ष
हिमालय में मिलता है, फन में फूल नहीं होते, ठीक है। खनिज संसाधन की बात करते हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल जो है धारवाड़ तंत्र आता है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। बैलाडीला की खान जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ये अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इंडियन मिनरल्स एयरबुक 2021 के अनुसार तांबे के भंडार के दृष्टि से प्रथम 3 राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड आता है। और इसी डाटा के अनुसार 2020-21 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, राजस्थान दूसरे पर आ जाता है और झारखंड तीसरे पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर आएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। सांबर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर से जो है ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली से होती है, जो कि सोनभद्र क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। नौग्राम तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। नूनमाटी तेल शोधन कारखाना ये कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। कच्चे तेल का जो है सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक जो है उत्पादन प्रमुख उत्पादन है क्षेत्र है। कोडरमा को जो है माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में जालौन, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा में जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से करते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर जिले में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के जो है व्यापक भंडार हैं। इसके अलावा पॉइंट देखते हैं तो जादूगोड़ा जो है ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ये माकूम में खोदा गया था, ठीक है। कहाँ पे? माकूम में। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ के शैलों में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र जो है धारवाड़ तंत्र है। कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है, ठीक है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी उत्पादन होता है। 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडारण वाले शेष 3 राज्यों में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। 2020-21 में कोयले के उत्पादन में शेष 3 राज्यों में तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर ओडिशा, फिर झारखंड आएगा। रायपुर में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार सर्वाधिक योगदान है। नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्रामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट होते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। उड़ान जो है महाराष्ट्र के राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि गैस आधारित शक्ति परियोजना है। NTPC फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित नवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है। रामागुंडम जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था, जो कि 1971 में तैयार हुआ था। रेनीकोट स्थित हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है। और कैगा जो कि कर्नाटक में है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है, ये भी याद रखिएगा। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी, ठीक है। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में लगाया गया था, और ये जो कि ये कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर स्थित है।
ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा जो है व्यावसायिक स्रोत हैं। इसके अलावा भारत के राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। इसके पहले जो 6 और हैं कौन कौन से, तो रूस पहले पे, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है 7वां नंबर भारत का आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा नंबर आता है। ठीक है, भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। इसके अलावा 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य बना हुआ है। हिंडनबर्ग रेखा यही जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैगीनाट रेखा ये कहाँ पर है, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य आता है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची हुई है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ठीक है, ये कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों की संख्या। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, जो कि ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का है कन्याकुमारी है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। ठीक है, कितने राज्य मिलते हैं बांग्लादेश से, तो 5 राज्य मिलता है। अब प्रदेशों की राजधानी और प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानी है, देखिएगा, और आगे हम चलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंडराट अथवा एंडराथ। ठीक है, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में द्वीपों में आइलैंड और रॉकी आउटक्रॉप्स की संख्या जो है 836 आता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। एक द्वीप जो कि सेलसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई आता है। ठीक है, कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीय कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, जिसमें आते हैं पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है, जिसकी कितनी है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम आता है। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। यमन जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और माहे केरल में विस्तारित है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इतने जो है तेलंगाना राज्य को स्पर्श करते हैं, सीमा स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। अब जलवायु तथा मौसम से संबंधित चीज़ें देखेंगे तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। ठीक है, और जिसका तात्पर्य है मौसम। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह के सामान्य दिशा की ओर दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है।
गर्मी में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विभाजन करने के आधार पर के रूप में जो है मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर खिसकना है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक व केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की ओर फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व मेघालय आते हैं। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वो युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल के मुख्य भूमि में होता है। वर्षा स्त्री बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो लेह लद्दाख है। अब टाइम जोन की अगर हम बात करें तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज यानी कि मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है, और यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े की बात करें तो विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले विश्व में जो 7वां स्थान रखता है, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 2070 कर दिया गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्यों की बात करें, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम आएगा। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले में मेघालय सबसे ज़्यादा आता है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मणिपुर, फिर जम्मू कश्मीर आता है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में नागालैंड का नंबर आता है, 0.6 माइनस में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे %, और केरल, इसके बाद फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम का नंबर आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों में बिहार का पहला नंबर आता है, 1106 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बंगाल है, फिर आता है केरल, फिर आता है उत्तर प्रदेश 829 है, फिर हरियाणा 573। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों में तो अरुणाचल प्रदेश का पहला नंबर पर आता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। फिर मिजोरम आता है दूसरे नंबर पर, सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले में तो केरल पहले स्थान पर आएगा, 1084 लिंगानुपात है वहाँ का। तमिलनाडु है दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, मेघालय जो है पाँचवा आता है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो हरियाणा पहले स्थान पर आता है, 879 वहाँ पे लिंगानुपात है। ठीक है। जम्मू कश्मीर आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश का 912 लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का पहले नंबर पर आएगा, 972 है, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर आता है, 834 है, फिर पंजाब, फिर इसके बाद जम्मू और कश्मीर आता है। साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्यों में केरल 94% साक्षरता दर है, मिजोरम 91%, गोवा 88%, त्रिपुरा 87%, हिमाचल प्रदेश 82%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य में बिहार पहले स्थान पर आता है, 61% वहाँ पर साक्षरता दर है। अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 राज्यों में केरल पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, गोवा जो है तीसरे स्थान पर आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 राज्यों में बिहार पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 राज्यों में केरल पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे स्थान पर गोवा आता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 राज्यों में बिहार पहले स्थान पर 51%, राजस्थान पर आता है 52%, फिर झारखंड आता है 55%। ठीक है। जनगणना 2011 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के आंकड़े भी शामिल हैं। अब कुछ विविध चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या फिर रेगुड़ या फिर कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि के नाम से अलग अलग नामों से जानते हैं।
भारत में काली मिट्टी का विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए अत्यधिक जो उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले होने के कारण जो वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। कछारी मिट्टी देश के 33.5% भागों पर लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्राचीन कौप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं और नवीन कौप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं रामगंगा दोआब क्षेत्रों में बांगर एवं खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई दोमट मिट्टी और जल धारण क्षमता सबसे कम होती है और इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलों में अल्फाल्फा आता है, ड्राई बीन्स है, गार्बेंजो बीन्स है, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि होते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है और लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पौधे को सबसे अधिक पानी जो है चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान 7 से अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है और चाय बागानों के लिए जो है गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में जो है खोए गड्ढों का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत को कट कर बह जाने को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन का कारण जल नहीं है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन का कारक क्या होता है? जल होता है। वहीं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारण वायु होता है। मृदा अपर्दन प्राकृतिक कारकों को नहीं मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। ठीक है, जलीय अपर्दन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश आता है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतना ही प्रभावशाली होगी। जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होगी। भूमि उपयोग का सुधार मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, केचुए मिट्टी के निर्माण में इसकी उत्पादकता में विशेष योगदान करते हैं। ठीक है, केचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से गुजरात जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। एजोला और नीलहरी शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। पौडजॉल कोटधारी प्रदेश वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को राढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की मिट्टियों में रेगुड़ मिट्टियाँ बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई होती हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम या निकेल को प्रयोग में लाया जाता है। टाटा स्टील या टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख लौह इस्पात कंपनी है। टाटा नगर में स्थित टिस्को कारखाने की स्थापना 1907 में किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्त भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। यानी कि राउरकेला जो उड़ीसा में वो जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को जिसको कहते हैं, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये वर्ष 1965 में निगमित की गई थी। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में उड़ीसा में किया गया था। डुंडीगल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी है, ठीक है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। इसमें रेल के डीजल इंजनों और अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना 1948 में किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में किया गया, ठीक है। मथुरा में तेल शोधन कार्य जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है मई 2020 के डाटा के अनुसार। चुनार मिर्ज़ापुर सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखानों में दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, चुर्क सोनभद्र में, डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात है। भारत में जलयान का कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिकृत करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा गया। विशाखापत्तनम, कोलकाता, गोवा और मुंबई और कोचीन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं, ठीक है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में किया गया था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार में, वर्तमान में झारखंड में सिंदरी में स्थापित किया गया था। फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारत का पहला सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर के द्वारा किया गया था। डायमंड पार्क वह औद्योगिक पार्क है जो हीरे जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो है बनाए गए हैं, ठीक है। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को जो है पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश की अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की गई थी। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली में प्रारंभ किया गया है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2021-22 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63 लाख किलोमीटर है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क आता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इसकी लंबाई कुल 1.2 किलोमीटर है, 1.2 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर यानी असम को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं, ठीक है। ये कहाँ काटते हैं? तो एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। मैदानी क्षेत्र में 500 व्यक्ति और 500 से अधिक जनसंख्या वाले विशेष राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए जो है अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेलमार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। रेल मार्गों को चौड़ाई, पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। मीटर गेज है और चौड़ी या बड़ी लाइन या छोटी लाइन, ठीक है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.6 मीटर या फिर 1676 मिलीमीटर या फिर 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन में दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या फिर 610 मिलीमीटर की दूरी होती है, ठीक है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
अब इसके अलावा माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। अभी कालका शिमला रेलवे भी चर्चित था क्योंकि इसके पटरियों के नीचे क्या थी, ज़मीनें जो थी, मिट्टियाँ वो खिसक गई थी, केवल सिर्फ पटरी ही लटकी रही थी। तो याद रखिएगा। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल नेटवर्क का विस्तार हो गया। अब ये प्रमुख रेलवे जोन है, उनका मुख्यालय है, देख लीजिएगा इस तरीके से करके। कांडला यानी कि दीनदयाल बंदरगाह कांडला क्रीक में अवस्थित है और यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर दूर है, जो कि गुजरात में स्थित है। दीनदयाल कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम है। मार्मुगांव पत्तन जो है जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई है, ठीक है, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह आता है चेन्नई। ये एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं दोनों, जबकि तूतीकोरिन क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह मतलब मानव निर्मित। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। इसके बाद आता है ये कंकरेज व डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है, कंकरेज व फिर डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है, काकीनाडा। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में, पारादीप है, विशाखापत्तनम, चेन्नई, बीओ चिंबरनार, चिदम्बरम, ये पूर्व नाम इसका तूतीकोरिन था, ठीक है। 6वां नंबर पर कोचीन है, 7वां है न्यू मंगलोर, 8वां मार्मुगांव, 9वां है मुंबई, 10वां है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, और कामराजार एन्नौर 11वां, और 12वां आता है दीनदयाल कांडला पोर्ट। कामराजार जो एन्नौर में देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है, ठीक है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू भिक्षु नया सेवा पत्तन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत अवधारणा का उपयोग किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध जो है राजमार्ग से है। भारत के बंदरगाहों में से दीनदयाल या कांडला बंदरगाह एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो पटना में स्थित है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ती है। जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को नाम दिया गया है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता अथवा कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चलास नामक घास बुंदेलखंड में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा देख लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है भारत की गार्डविन ऑस्टिन K2 जिसको कहते हैं। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ गुजरात। सबसे बड़ा ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। सबसे बड़ा रेगिस्तान थारका रेगिस्तान राजस्थान में भारत की दृष्टि से देखा जा रहा है। सर्वाधिक व्यवस्था वाला स्थान मासिनराम मेघालय। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है बीजापुर। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अभी जो है नया लेटेस्ट हो गया कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम देख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर है चक्र है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है, जिसको बिहार का सौ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तुरंत फटाफट बटन दबा दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब वाला। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे विश्व के भूगोल। तब तक के लिए थैंक यू।